तो चलो अब पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी एलिमेंट का पता होना। तो हमने अभी तक क्या क्या सीखा कि सपोज कोई एलिमेंट है जो यक्स होगा, उसका सिंबल क्या होगा, यक्स। तो नीचे झड़ होता है, ऊपर ए होता है। झड़ मतलब एटॉमिक नंबर, ए मतलब एटॉमिक मास नंबर। एटॉमिक मास नंबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और एटॉमिक नंबर होता है सिर्फ प्रोटॉन या न्यूट्रॉन, सॉरी प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन। जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब एलिमेंट की जो आइडेंटिटी होती है, वो आइडेंटिटी होती है उसका एटॉमिक नंबर। कोई भी एलिमेंट उसके एटॉमिक नंबर से पहचाना जाता है। सपोज किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 6 है, मतलब उसकी आइडेंटिटी है कि वो कार्बन है। कार्बन की आइडेंटिटी क्या है, उसका एटॉमिक नंबर 6 है। सपोज किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 11 है, मतलब वो सोडियम है। तो सोडियम की आइडेंटिटी क्या है, सोडियम की आइडेंटिटी, उसका आइडेंटिटी कार्ड क्या है, उसका एटॉमिक नंबर 11 है, उसका एटॉमिक नंबर 11 है। सपोज ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन की आइडेंटिटी क्या है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, ठीक है। तो इस तरह से उसकी आइडेंटिटी होती है। तो अब एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। और हमें पता है इलेक्ट्रॉन का लोकेशन क्या होता है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन। और वो रुके हुए नहीं होते, गोल गोल घूमते हैं अलोंग द पाथ दैट इज कॉल्ड एज शेल या ऑर्बिट। ओके, तो अलग अलग ऑर्बिट में अलग अलग इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। तो कौन से एलिमेंट, कौन से ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन बैठ सकते हैं हमने देखा है। तो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, दैट डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट। उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट। जैसे अब कार्बन के पास कितने प्रोटॉन है, 6 प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 6। जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, ये कार्बन होगा, इसमें 6 प्रोटॉन रहेंगे, 6 प्रोटॉन। अब इसकी पहली ऑर्बिट और सपोज दूसरी ऑर्बिट, तो पहले ऑर्बिट को क्या बोलते हैं, के ऑर्बिट। दूसरे ऑर्बिट को क्या बोलते हैं, यल ऑर्बिट, के यल। ओके, तो पहले ऑर्बिट की कैपेसिटी कितने की होती है, 2 इलेक्ट्रॉन की। कौन सा फॉर्मूला, 2n²। फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n इज इक्वल टू क्या होगा, 1। तो 2 इंटू 1² मतलब ये होगा 2। पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन बैठ सकते हैं, 2। तो पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। पहली ऑर्बिट भर गई। ओके, अब टोटल इलेक्ट्रॉन कितने इसके पास, 6। तो पहले ऑर्बिट में कितने बैठ गए, 2। अब दूसरे ऑर्बिट में कितने बैठ सकते हैं, दूसरे ऑर्बिट के लिए n इज इक्वल टू क्या होता है, 2। तो 2 इंटू 2², 2² 4, तो 8 बैठ सकते हैं। लेकिन हमारे पास टोटल 6 थे, 6 में के 2 इलेक्ट्रॉन तो पहले ऑर्बिट में चले गए, बचे कितने, 4। तो दूसरे ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन बैठेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन बैठेंगे। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2,4 है ही 6 उसके पास। तो पहले ऑर्बिट में 2, बचे हुए 4 दूसरे ऑर्बिट में। अब ये 11 कैसे भरोगे, पहले ऑर्बिट में 2, दूसरे ऑर्बिट में 8, 8 और 2 10, बचे कितने, 1, तीसरे ऑर्बिट में 1। तो ये 2,8,1 शेल वाइज डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब के शेल में सोडियम के 2 इलेक्ट्रॉन हैं, यल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हैं, यम शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इस शेल वाइज डिस्ट्रीब्यूशन को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉन को कॉन्फ़िगर कर दिया हमने, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। अब ऐसे ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बैठेंगे, 2। टोटल कितने हैं इसके पास, 8। के बाद नंबर आएगा यल का। यल में मैक्सिमम कितने बैठ सकते हैं, 8, लेकिन हमारे पास सिर्फ 8 अवेलेबल है, जिसमें के 2 यहां आ गए, तो 6। तो ये 2,6 ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका, ऑक्सीजन का। तो इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द शेल अकॉर्डिंग टू देयर मैक्सिमम कैपेसिटी। अब किस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन बैठेंगे उसकी कैपेसिटी फिक्स है, अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी। जैसे कि हमारे पास कौन कौन से ऑर्बिट है, के, एल, एम, एन, बराबर। तो ऑर्डिनल नंबर जो होता है, के लिए कितना है, 1 है, यल के लिए 2 है, यम के लिए 3 है, यन के लिए 4 है। मैक्सिमम कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या है, 2n²। तो यन अगर 1 रखा, 1 का स्क्वायर 1, 2 1 का 2, यन की जगह 2 रखो, 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8, यन की जगह 3 रखो, 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18, यन की जगह 4 रखो, 4 का स्क्वायर 16, 16 दूनी 32। तो इलेक्ट्रॉन के शेल में कितने बैठ सकते हैं, 2, यल शेल में 8, यम शेल में 18, यन शेल में 32। तो ये जो कुछ भी इलेक्ट्रॉन को आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, दैट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं शेल वाइज। जैसे के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बैठेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन बैठेंगे, यल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, यम शेल में 18 इलेक्ट्रॉन, यन शेल में 32 इलेक्ट्रॉन। तो द शेल वाइज, कौन सा, शेल वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेल वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन in an
इन एन एटम ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट के एटम में इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसको क्या बोलेंगे? उस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलेंगे। तो शेल वाइज डिस्ट्रीब्यूशन कर देना, उसको बोलेंगे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसका हम बहुत प्रैक्टिस करेंगे, डोंट वरी। तो इसकी प्रैक्टिस शुरू करते हैं, चलो ठीक है। तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर देना, इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट कर देने को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और इलेक्ट्रॉन को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा? उसके मैक्सिमम कैपेसिटी के हिसाब से। पहले के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, यल शेल में 8 बैठ सकते हैं, यम शेल में 18, यन में 32। इस तरह से हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहां पर एटम ले लेंगे, एटम, एटम, उसके बाद ले लेंगे उसका सिंबल, सिंबल, ओके। उसके बाद ले लेंगे उसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, और जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इस इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा किस किस शेल में? के, एल, एम, एन, ओके। और फाइनली इसका कॉन्फ़िगरेशन, जिसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब देख लो, के लिए यन कितना होता है? के लिए ऑर्डिनल नंबर यन होता है 1। उसके बाद के बाद किसका नंबर आएगा? यल, यल के लिए ऑर्डिनल नंबर होता है 2, यम के लिए ऑर्डिनल नंबर होता है 3, यन के लिए ऑर्डिनल नंबर होता है 4। और इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? 2n²। क्या होता है? 2n²। तो अब इस फॉर्मूले के हिसाब से के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बैठ सकते हैं? 1 का स्क्वायर 1, 2 1 2, 2 इलेक्ट्रॉन बैठ सकते हैं। यल शेल की कैपेसिटी 8 की होती है, बेदोनी 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8, 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18 इलेक्ट्रॉन बैठ सकते हैं। और यन में 4 का स्क्वायर 16, 16 दूनी 32 इलेक्ट्रॉन बैठ सकते हैं, ठीक है। तो कुछ एलिमेंट ले लेंगे हम, जैसे कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, उसके बाद हाइड्रोजन, हेलियम, लिथियम, हेलियम, लिथियम, कार्बन, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद फ्लोरीन, फ्लोरीन, हेलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, आराम आराम से समझेंगे, कोई गड़बड़ नहीं। उसके बाद सोडियम, सोडियम, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, उसके बाद एल्यूमिनियम, उसके बाद सिलिकॉन। तो इस तरह से इतने आइटम हमने ले लिए सपोज, ठीक है। इतनों का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखेंगे, ठीक है। अब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है? एच। आराम आराम से समझो। हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है? एच। एक एक से पढ़ेंगे। हाइड्रोजन का सिंबल एक ही होता है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1, ओके। ओके, हाइड्रोजन का सिंबल होता है एच, और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है, दैट एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1। क्या होता है? 1। मतलब इसमें एक प्रोटॉन होता है, सिर्फ एक प्रोटॉन होता है और एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो वो इलेक्ट्रॉन कहां जाके बैठ जाएगा? के शेल में। सबसे पहले के शेल भरेगी, उसके बाद यल, उसके बाद यम, उसके बाद यन, ठीक है। तो के शेल में तो एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा? 1। अब इसमें यल, यम, यन शेल का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो अगर इसका आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे हाइड्रोजन का, तो न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में क्या होगा? एक प्रोटॉन होगा और एक ही ऑर्बिट होगी, जो होगी के ऑर्बिट, और इसमें क्या होगा? एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, एक ही इलेक्ट्रॉन होगा जिसपे नेगेटिव चार्ज होगा, और ये ऐसे घूमता रहेगा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गया? 1। क्या आ गया? 1। अब आगे बढ़ते हैं। हेलियम, हेलियम का सिंबल होता है He, सिंबल होता है He। इसका एटॉमिक नंबर होता है 2। इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 2। दिस इज हाइड्रोजन एटम। ये एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2। अब 2 इलेक्ट्रॉन कहां पर बैठेंगे? के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। अब इसमें यल, यम, यन, यल, यम, यन में इलेक्ट्रॉन का सवाल ही पैदा नहीं होता, इलेक्ट्रॉन ही 2 है। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 2। क्या हो जाएगा? 2। अब हेलियम का एटम कैसे ड्रॉ करोगे? न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन होंगे, 2 प्रोटॉन, बिकॉज इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 2। जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन। एक ऑर्बिट होगी जिसको बोलेंगे के ऑर्बिट, और के ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन बैठ सकते हैं? 2। तो इसके पास थे भी 2, इसलिए इसमें कितने इलेक्ट्रॉन बैठ गए? 2 इलेक्ट्रॉन बैठ गए। समझ में आया? चलो ठीक है, हो गया। ये डायग्राम भी ड्रॉ करते चलो, हाँ हो गया। अब उसके बाद बढ़ते लिथियम पे। तो लिथियम का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 3। लिथियम का सिंबल है Li, एटॉमिक नंबर है 3। तो अब इसके पास टोटल कितने प्रोटॉन है? 3। इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं? 3। तो अब क्या करेंगे? न्यूक्लियस ड्रॉ करते वक्त न्यूक्लियस में लिखेंगे 3 प्रोटॉन। पहली ऑर्बिट लेंगे, पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन बैठ सकते हैं? 2 ऑर्बिट, 2 इलेक्ट्रॉन के शेल में। तो ये एक इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन। तो पहली ऑर्बिट तो भर गई, अब इसमें इलेक्ट्रॉन बैठ नहीं सकता, इसकी कैपेसिटी कितनी होती है? 2 इलेक्ट्रॉन की। तो अब जो तीसरा इलेक्ट्रॉन है वो चला जाएगा यल शेल में। अब जो सेकंड शेल है दैट इज यल शेल, इसमें एक इलेक्ट्रॉन फिरेगा। अब इसमें यम और यन का सवाल ही पैदा नहीं होता, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2, 1।
2,1, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 2,1, समझ में आया 2,1। तो इस तरह से बढ़ाते रहना है, ठीक है। अब उसके बाद बढ़ते हैं किस पे, कार्बन पे। तो कार्बन का जो सिंबल होता है ये होता है C, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, ठीक है। तो 6 प्रोटॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन बैठेंगे, बचे कितने 4, इसमें कितने बैठ जाएंगे 4। यम और यन का सवाल ही पैदा नहीं होता, इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 2,4, समझ में आया 2,4। अब बढ़ते हैं नाइट्रोजन पे। नाइट्रोजन का सिंबल होता है N, इसका एटॉमिक नंबर होता है 7, कितना होता है 7, 7 प्रोटॉन 7 इलेक्ट्रॉन। तो K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन बैठेंगे, बचे कितने 5, तो यहाँ पर 5, मैक्सिमम कैपेसिटी 8 की है, 5 बैठ सकते हैं आराम से। तो ये है उसको डैश और इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 2,5, 2,5। तो K शेल में 2 और L शेल में 5, ठीक है। अब उसके बाद फ्लोरीन, फ्लोरीन का सिंबल होता है F और फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, मतलब 9 प्रोटॉन 9 इलेक्ट्रॉन, ओके। तो पहले ऑर्बिट में कितने बैठेंगे 2, बचे कितने 7, तो 7 के साथ इसमें बैठ सकते हैं, इसकी कैपेसिटी 8 की है, तो 7 इसमें बैठ जाएंगे, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा 2,7, 2,7। आई होप ये चीजें आपको समझ में आ रही है। सोडियम का सिंबल होता है Na, इसका एटॉमिक नंबर होता है 11, याद कर लेना, रट्टा मार लेना 11। अब 11 मतलब K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन बैठेंगे, बचे कितने 9, तो 9 के 9 यहां लिख सकते हो क्या, नहीं, इसकी कैपेसिटी कितनी है भाई 8 की है, तो इसमें 8 बिठाओ, 8 और 2 कितने हो गए 10, लेकिन आपके पास कितने हैं 11, तो 11वां इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा, भरते जाएगा ऐसे ऐसे। अब इसमें N की जरूरत नहीं है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा 2,8,1, 2,8,1। इसका मीनिंग क्या होगा, सोडियम के K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, L शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है और यम शेल में यम शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, Kl ओके। उसके बाद बढ़ते हैं क्लोरीन का सिंबल होता है Cl, इसका एटॉमिक नंबर होता है 17, कितना होता है 17। अब 17 मतलब पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑर्बिट में 8, 8 और 2 10, तीसरे ऑर्बिट में 7, बिकॉज 8 और 2 10, 10 और 7 17, ठीक है। इसमें 7 बैठ सकते क्या, 18 तक बैठ सकते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा 2,8,7, 2,8,7, ठीक है 2,8,7। उसके बाद बढ़ते हैं मैग्नीशियम पे, मैग्नीशियम Mg। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 12, कितना होता है 12। इलेक्ट्रॉन कैसे भरोगे 2,8, 8 और 2 10, 10 और 2 12 डैश, मतलब 2,8,2, 2,8,2। उसके बाद एल्यूमिनियम और फाइनली सिलिकॉन। तो एल्यूमिनियम का सिंबल क्या होता है Al, क्या होता है Al, इसका एटॉमिक नंबर होता है 13। 13 कैसे भरोगे, पहले ऑर्बिट में 2, दूसरे ऑर्बिट में 8, 8 और 2 10, 10 और 3 13 डैश। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन 2,8,3, 2,8,3। फाइनली सिलिकॉन का सिंबल होता है Si, इसका एटॉमिक नंबर होता है 14, 14 मतलब 14 प्रोटॉन और 14 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो कैसे भरोगे 14 इलेक्ट्रॉन, K शेल में 2, L शेल में 8, 8 और 2 10, 10 और 4 14 डैश, मतलब 2,8,4। ये क्या हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म पढ़ेंगे जो 12th में बहुत ज्यादा काम आ जाएगी केमिस्ट्री में, वैलेंसी। यहां से प्रॉब्लम शुरू होती है, तो उसका सॉल्यूशन पहले ही निकाल लेंगे, वैलेंसी को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। उसके पहले हमने जो देखा है, हमने क्या देखा, अब इसके पहले हमने देखा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो सपोज ब्रोमीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको बताता हूं मैं। ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर होता है 35, कितना 35। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे आएगा, इसके शेल होंगे K, L, M, N, सबको पता है, अब याद हो गया आपको। K के लिए ऑर्डिनल नंबर 1, इसके लिए 2, इसके लिए 3, इसके लिए 4। इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी का फॉर्मूला 2n²। इस फॉर्मूले के हिसाब से इसमें 2 इलेक्ट्रॉन बैठ सकते हैं, इसमें 8, इसमें 18, इसमें 32, 2 8 18 32, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। तो आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन है ब्रोमीन के लिए, 35 इलेक्ट्रॉन है। तो पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बैठेंगे 2, दूसरे शेल में 8, तीसरे शेल में 18। तो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है 35, 35 में के 2 यहां बैठ गए, 8 यहां बैठ गए, 8 और 2 10, 10 और 18 28, 28 हो गए ना। तो इसमें से 28 माइनस कर दो, तो 28 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे 7। तो यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन बैठेंगे 7। तो ब्रोमीन का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 2,8,18,7। सो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ब्रोमीन। इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ब्रोमीन। अब देख लो साइंटिस्ट ने क्या किया, अलग अलग तरह के एटम के बारे में स्टडी किया, तो उनको एक रूल पता चला, जो जो एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में जिस भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में
8 इलेक्ट्रॉन थे, 8 इलेक्ट्रॉन थे, ऐसे सारे एलिमेंट स्टेबल थे। स्टेबल मतलब वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं हो रहे थे। जैसे कि नियॉन, कौन? नियॉन। नियॉन का एटॉमिक नंबर होता है 10। नियॉन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 10। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? 2,8। अब इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। तो ये किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं होता, ऐसे को बोलते हैं नोबल एलिमेंट, जो किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं होते। तो ऐसे इन्होंने लिस्ट बनाई। जैसे कि आप इसके बाद का ले लो ऑर्गन। ऑर्गन, ऑर्गन का जो एटॉमिक नंबर होता है 18। तो 18 कैसे भरोगे आप? 2,8,8, 8 और 2 10, 10 और 8 18। तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन। तो जिस भी एलिमेंट के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन थे, 8 इलेक्ट्रॉन थे, ऐसे सारे एलिमेंट उनको स्टेबल नजर आए, तो उन्होंने एक रूल बना दिया, उसको बोलते हैं ऑक्टेट रूल। कौन सा रूल? ऑक्टेट रूल। तो ऑक्टेट रूल क्या होता है? कोई भी एलिमेंट स्टेबल होने के लिए अपने आखिरी शेल में, अपने आखिरी शेल में, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन लाने की कोशिश करेगा, और जैसे ही उसमें 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे वो स्टेबल बन जाएगा। तो दिस रूल इज कॉल्ड एज ऑक्टेट रूल। उसको क्या बोलते हैं? ऑक्टेट रूल। क्या बोलते हैं? ऑक्टेट रूल। अब ऑक्टेट रूल के बाद इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है वैलेंसी। तो वैलेंसी क्या होती है? किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टी होती है। तो वैलेंसी क्या होती है? द नंबर ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। केमिकल बॉन्ड मतलब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, या इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं या इलेक्ट्रॉन लिए जाते हैं। ये सारी चीजें कब होती है? केमिकल रिएक्शन के टाइम पे। तो द नंबर ऑफ केमिकल बॉन्ड फॉर्म बाय द एटम इज कॉल्ड वैलेंसी। तो कोई भी एटम कितने केमिकल बॉन्ड बनाएगा, उसको क्या बोलते हैं? वैलेंसी। दैट इज कॉल्ड एज वैलेंसी। उसको क्या बोलेंगे? वैलेंसी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वैलेंसी। जैसे कि सिंपली समझ लो, वैलेंसी कई तरह से डिटरमाइन होती है, ठीक है ना? तो वैलेंसी इज डिटरमाइंड बाय द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल। आपके एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, इस पे वैलेंसी डिपेंड करती है। वैलेंसी एक नंबर होता है, दैट वैलेंसी डिपेंड्स ऑन आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, उस पे डिपेंड करती है। हेंस वैलेंस शेल, आउटर मोस्ट शेल, सबसे बाहर की जो शेल होती है, इट इज आल्सो कॉल्ड एज वैलेंस शेल। इसीलिए आउटर मोस्ट शेल को क्या बोलते हैं? वैलेंस शेल। वैलेंसी एक नंबर है, कोई घबराने की जरूरत नहीं, बहुत एग्जांपल ले लेंगे हम, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो कोई भी एलिमेंट कितने बॉन्ड बनाएगा, कितने बॉन्ड बनाएगा, उसको क्या बोलेंगे? वैलेंसी बोलेंगे। और ये वैलेंसी कौन डिटरमाइन करता है? आपके आखिरी शेल में, एलिमेंट के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, ये डिटरमाइन करेगा आपकी वैलेंसी। तो इसीलिए आखिरी शेल को क्या बोलते हैं? आउटर मोस्ट शेल को क्या बोलते हैं? वैलेंस शेल। क्या बोलते हैं? वैलेंस शेल। जैसे कि कुछ एलिमेंट मैं आपको बता दूं, सपोज हम 3 तरह के एलिमेंट ले लेंगे। एक ले लेंगे सपोज लिथियम। लिथियम, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 3। एक ले लेंगे कार्बन, कार्बन का कितना होता है? 4। और उसके बाद ले लेंगे कौन सा? सपोज फ्लोरीन, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 9। कितना होता है? 9। ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, लिथियम का स्ट्रक्चर बताऊंगा, लिथियम का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो लिथियम का स्ट्रक्चर कैसे आएगा, देख लो। लिथियम का स्ट्रक्चर कैसे आएगा? ये लिथियम, लिथियम के अंदर 3 प्रोटॉन होंगे। क्या होगा? 3 प्रोटॉन। पहली ऑर्बिट के ऑर्बिट, ये ऑर्बिट क्या होगी? के ऑर्बिट। के ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन बैठेंगे? 2। अब लिथियम के पास है कितने? 3। तो पहले ऑर्बिट में 2 बैठ गए। अब दूसरे ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन बैठेंगे? 1 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3, 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे रहेंगे, 3 प्रोटॉन न्यूक्लियस में रहेंगे। तो अब लिथियम कितने बॉन्ड बना सकता है? 1 बॉन्ड बना सकता है, बिकॉज इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 ही इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में। तो ये 1 ही बॉन्ड बनाएगा, दूसरे एटम के साथ 1 बॉन्ड बनाएगा। तो फाइट करने के लिए इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है? 1 इलेक्ट्रॉन। और ये किसने डिटरमाइन किया? वैलेंसी इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल। तो आउटर मोस्ट शेल में की जो इलेक्ट्रॉन है उसने डिटरमाइन किया, इसलिए ये आउटर मोस्ट शेल है। अब लिथियम के लिए आउटर मोस्ट शेल कौन सी है? के, यल शेल। यल शेल इज आउटर मोस्ट शेल, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? वैलेंस शेल। क्यों बोलते हैं वैलेंस शेल? बिकॉज ये वैलेंसी डिटरमाइन करेगी। अब आपसे किसी ने पूछा कि बताओ लिथियम की वैलेंसी कितनी, तो आप क्या बोलोगे? लिथियम की वैलेंसी 1 है। अब आपसे पूछा गया क्यों वैलेंसी 1 है? बिकॉज इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी है? 1 है। कितनी है? 1 है। अब ऐसे ही लॉजिक कार्बन का होगा, देख लो। कार्बन, कार्बन का न्यूक्लियस, कार्बन के न्यूक्लियस में क्या होगा? सॉरी, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर हो 6 होता है। आई एम सॉरी, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। तो इसमें 6 प्रोटॉन होंगे। क्या होंगे? 6 प्रोटॉन। तो इसकी ये पहली शेल होगी, पहले शेल को बोलेंगे के शेल। तो के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बैठेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन बैठेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन बैठेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन बैठेंगे। अब दूसरी शेल, दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बैठेंगे? 4 इलेक्ट्रॉन बैठेंगे। 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन बैठेंगे। तो अब कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है? 4 बॉन्ड। 1 2 3 4। इसीलिए कार्बन की वैलेंसी कितनी? 4।
कार्बन की वैलेंसी कितनी होगी 4। समझ में आया? तो वैलेंस शेल मतलब आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है वो डिटरमाइन करेगा आपकी वैलेंसी, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं वैलेंस शेल। क्या बोलते हैं वैलेंस शेल। समझ में आया? अब लिथियम के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन था इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी है 1 है। कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे 4 इलेक्ट्रॉन थे इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी होगी 4। अब फ्लोरीन का एग्जांपल देखेंगे हम। फ्लोरीन का, अगर फ्लोरीन का एग्जांपल देखोगे तो फ्लोरीन का न्यूक्लियस कुछ इस तरह से आ जाएगा, 9 प्रोटॉन। फ्लोरीन में क्या होंगे 9 प्रोटॉन होंगे। ओके, पहली शेल, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, पहली शेल में 2, दूसरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7। कितने इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन। अब प्रॉब्लम क्या होगा, अगर फ्लोरीन, अब ये लॉजिक के हिसाब से लिथियम के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन था इसलिए 1 बॉन्ड बनाया, कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन थे इसलिए 4 बॉन्ड बनाया। अब फ्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है इसलिए ये कितने बॉन्ड बनाएगा 7। कितने बॉन्ड बनाएगा 7, तो इसलिए फ्लोरीन की वैलेंसी 7। ऐसे अगर लिखोगे तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो इसका क्या लॉजिक है देखो, अब इसमें क्या होगा, फ्लोरीन का पहले इलेक्ट्रॉन ने जैसे ही बॉन्ड बना दिया मतलब दूसरे एक इलेक्ट्रॉन के साथ ये शेयरिंग कर लेगा, ठीक है। अब शेयर करते ही क्या हो गए, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 8 इलेक्ट्रॉन होते ही ये पट्टिया स्टेबल हो गया। अब इसको किसी के साथ रिएक्ट होने की जरूरत है क्या, नहीं। तो अब आप बोलोगे सर यहां पे कैसा हुआ, फिर देखो अब यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन थे 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन थे। तो इसने एक बॉन्ड बनाया, इसने एक बॉन्ड बनाया, इसने एक बॉन्ड बनाया, इसने एक बॉन्ड बनाया, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4 6 8। तो कोई प्रॉब्लम है क्या, 8 इलेक्ट्रॉन कितना वो स्टेबल हो जाएगा। 8 इलेक्ट्रॉन आते ही वो किसी के साथ रिएक्ट होगा क्या, नहीं। इसको एक स्पेशल रूल बोलते हैं, दैट इज ऑक्टेट रूल। तो इससे क्या फर्क पड़ता है सर, इससे ये फर्क पड़ जाएगा कि फ्लोरीन की वैलेंसी 1 होगी, बिकॉज इसको एक ही बॉन्ड की जरूरत है, समझ में आया। अब इसको मुझे अच्छे से एक्सप्लेन करने दो और, ठीक है। तो इस तरह से होगा, ठीक है। अब याद रखना, अगर एटम के वैलेंस शेल में 4 या 4 से कम इलेक्ट्रॉन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी उसकी वैलेंसी होगी। लेकिन 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते ही रूल थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। देखो और एक मेरे को एक्सप्लेन करने दो। सपोज मैं क्या करूंगा, नाइट्रोजन का, या नाइट्रोजन के बाद क्या आता है ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है 6। कितना है 6। तो ऑक्सीजन का न्यूक्लियस में ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है वो 8 है। तो इसके न्यूक्लियस में 8 प्रोटॉन आएंगे, 8 प्रोटॉन आ जाएंगे, 8 प्रोटॉन। अब ऑक्सीजन की पहली ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरी ऑर्बिट में कितने 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो अब देख लो, अब इसकी वैलेंस शेल कौन सी, ये पहली शेल के शेल, ये यल शेल। तो इसकी वैलेंस शेल कौन सी है, यल शेल, जो वैलेंसी डिटरमाइन करने वाली है। तो अब सर इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो आपने जो पढ़ा है उस हिसाब से ये 6 के 6 बॉन्ड बनाओ इसके सर, 6 के 6 बॉन्ड बनाएंगे। चलो 6 के 6 बॉन्ड अगर आपने बनाया तो क्या हो जाएगा, इसके इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 6 और 6 12। तो वैलेंस शेल में 12 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं क्या, नहीं। वैलेंस शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। आखिरी जो शेल होगी किसी भी एलिमेंट की उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो इसकी जो यल शेल है इसमें के सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाएंगे, बाकी के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे सर, देख लो, जैसे ही दोनों ने बॉन्ड बना लिया, किसी भी 2 ने, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 2 4 6 8, 8 हो गए ना। 8 होते ही ये स्टेबल हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल। तो इसने कितने बॉन्ड बनाए 1 और 1 2, इसीलिए ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होगी, 6 नहीं होगी। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है लेकिन वैलेंसी कितनी है 2 है। वैलेंसी कितनी है 2 है। तो याद रखना, अगर वैलेंस शेल में 4 या 4 से कम इलेक्ट्रॉन है, 4 या 4 से कम इलेक्ट्रॉन है, 4 या 4 से कम इलेक्ट्रॉन है, तो दैट इलेक्ट्रॉन इज नथिंग बट योर वैलेंसी। लेकिन अगर जैसे ही 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए तो 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन दैट गिव्स यू द वैलेंसी। जैसे कि देख लो, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय विच द ऑक्टेट इज शॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड वैलेंसी इफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन 4। अगर वैलेंस शेल में 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल में 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन, जैसे कि इसके एग्जांपल ले लेंगे हम, सपोज नाइट्रोजन, उसके बाद नाइट्रोजन के बाद फ्लोरीन के बाद सपोज क्लोरीन। ओके, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होगा 7, फ्लोरीन का 9, क्लोरीन का कितना होगा, क्लोरीन का हो जाएगा 17, क्लोरीन का कितना होगा 17, क्लोरीन के बाद, अब ठीक है, क्लोरीन के बाद 17। अब उसके बाद ऑर्गन का ले लेंगे 18, इसकी वैलेंसी पता करेंगे हम, ऑर्गन का 18। उसके बाद मैग्नीशियम 12, उसके बाद एल्यूमिनियम 13, सिलिकॉन 14, फॉस्फोरस 15। चलो इसकी वैलेंसी पता करेंगे। तो वैलेंसी पता करने से पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा। 7 का कैसे लिखोगे 2, 5।
तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आए? 5। तो अगर अगर 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन लगेंगे? अब 5 + 3 दैट गिव्स यू 8। तो नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी आ गई? 3। नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी आ गई? 3। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? 2,7। समझ में आया? 2,7 9 है ना, के शेल में 2, रहे हुए शेल में 7। तो अब 7 + 8, 7 + 1 दैट इज गिव यू द 8। तो फ्लोरीन की वैलेंसी कितनी होगी? 1। फ्लोरीन की वैलेंसी कितनी होगी? 1। ओके, 5 से 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए कि 8 माइनस दैट इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? 2,8,7। समझ में? 8 और 2 10 और 7 17। दूसरे ऑर्बिट में 8 ही बैठ सकते हैं ना। तो उस वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7, मतलब 4 से ज्यादा है। तो 7 + 1 दैट इज गिव यू द 8। तो क्लोरीन की भी वैलेंसी कितनी हो गई? 1। कितनी हो गई? 1। ऑर्गन की क्या है? 18 मतलब 2,8,8। अब क्या करोगे सर? ऑलरेडी 8 है ना, तो ऑलरेडी 8 है मतलब ये किसी के साथ बॉन्ड बनाएगा क्या? नहीं। तो इसकी वैलेंसी कितनी? 0। इसकी वैलेंसी कितनी? 0। बॉन्ड ही नहीं बनाएगा ना। तो वैलेंसी क्या है? द नंबर ऑफ केमिकल बॉन्ड फॉर्म बाय द एटम इज कॉल्ड वैलेंसी। जितने बॉन्ड वो बनाएगा उसको बोलेंगे वैलेंसी। अरे भाई बॉन्ड क्यों बनाएगा? वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन लाने के लिए। ऑलरेडी 8 है, ऑलरेडी वो शादीशुदा है, तो डबल शादी करेगा क्या? नॉट अलाउड, बहुत मारते हैं लोग, ठीक है ना। तो इसलिए वैलेंस शेल में ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी वैलेंसी कितनी? 0। बॉन्ड बनाने की जरूरत ही नहीं है। अब यहाँ पे आ जाओ, क्या इसके 2,8,2, 8 और 2 10 और 2 12, 2,8,2 2। तो लेकिन अब क्या हो जाएगा? अब इसकी वैलेंसी कितनी आएगी? वैलेंस शेल, अब इसमें वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। 2 इलेक्ट्रॉन मतलब ये कितने बॉन्ड बना सकता है? 2 ही बॉन्ड बना सकता है, इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी? 2। ठीक है, बिकॉज इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो जितने इलेक्ट्रॉन उतनी वैलेंसी। कब? जब इलेक्ट्रॉन 4 से कम है। लेकिन इलेक्ट्रॉन अगर वैलेंस शेल में 4 से ज्यादा है तो 8 माइनस दिस, 8 लाना है टोटल। 5 और 3 8, इसलिए वैलेंसी 3। 7 और 1 8, इसलिए वैलेंसी 1। 7 और 1 8, इसलिए वैलेंसी 1। ऑलरेडी 8 है, 8 + 0 दैट गिव्स यू 8, तो वैलेंसी 0। लेकिन अगर 4 से कम है, 4 या 4 से कम है, तो इसकी वैलेंसी कितनी आ गई? 2। एल्यूमिनियम 13, 2,8,3, 8 और 2 10, 10 और 3 13, तो इसकी वैलेंसी कितनी? 3, बिकॉज ये 4 से कम है ना। अब सिलिकॉन 14, 2,8,4, 8 और 2 10, 10 और 4 14, तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। या ऐसे भी कर सकते हो, 4 + 4 दैट गिव्स यू 8, तो ये क्या हो जाएगा? इसकी वैलेंसी कितनी? 4। ओके, फास्फोरस 2,8,5, 8 और 2 10, 10 और 5 15, तो 15। 5 बॉन्ड तो नहीं बना सकता। अगर ये इसने 5 बॉन्ड बना दिया, 5 बॉन्ड बना दिया, तो 5 और 5 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो वैलेंस शेल में 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं क्या? नहीं। तो ये कितने बॉन्ड बनाएगा? और 3 बॉन्ड बनाएगा। 3 बॉन्ड बनाने से क्या हो जाएगा? 1 2 3, ये 3 इलेक्ट्रॉन और 5 इलेक्ट्रॉन, 5 और 3 8, इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 3 होगी। तो आपको हमेशा याद रखना है, अगर वैलेंस शेल में 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी कैसे मिलेगी? 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 8 - 5 3, 8 - 7 1, 8 - 7 1, 8 - 8 0। और अगर 4 से कम इलेक्ट्रॉन है तो जितने इलेक्ट्रॉन वही वैलेंसी, 2 3 4, और ये 5 5 मतलब 4 से ज्यादा है ना, तो 8 - 5 कितना? 3, तो इसकी वैलेंसी कितनी है? 3। और ये क्या बोल रहा है? द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू वैलेंसी। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू वैलेंसी। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू वैलेंसी। लेकिन कब? वैलेंसी ऑफ एन एटम इफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज लेस देन 4। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से कम है, तो 2 4 से कम है, 3 4 से कम है, 4 हो तो वैलेंसी कितनी? 4। 5 4 से ज्यादा, 4 से ज्यादा होते ही ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन लगेंगे दैट गिव्स यू द वैलेंसी। तो 5 के लिए ऑक्टेट कंप्लीट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन लगेंगे? 3, इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी आ गई? 3। तो इस तरह से हम क्या करते हैं? वैलेंसी डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? पीरियोडिक टेबल के पहले 10-12 एलिमेंट की वैलेंसी डिटरमाइन करके मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, आराम से देख लो और समझते रहो। ठीक है, तो हमारा जो पीरियोडिक टेबल होता है जिसमें एलिमेंट होते हैं, तो पहले 10-12 एलिमेंट की वैलेंसी देखेंगे हम। जैसे कि वैलेंसी सपोज हाइड्रोजन, उसके बाद हेलियम, लिथियम, बेरिलियम, बेरिलियम के बाद 1 2 3 4, बोरॉन 5, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद नियॉन, नियॉन के बाद नियॉन, सोडियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, सल्फर, सल्फर के बाद क्या आएगा? 15 16, क्लोरीन, क्लोरीन 17, ऑर्गन 18, पोटेशियम, पोटेशियम 19, कैल्शियम 20। ओके, तो 20 तक की पता करेंगे। चलो, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, हीलियम का 2, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, बोरॉन का 5, कार्बन का 6, ये याद रखो ऑर्डर। नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9, नियॉन का 10, सोडियम का 11, मैग्नीशियम का 12, एल्यूमिनियम का 13, सिलिकॉन का 14, फॉस्फोरस का 15, सल्फर का 16,
क्लोरीन का 17, ऑर्गन का 18, पोटेशियम का 19 और कैल्शियम का 20। आराम आराम से समझो, देख लो। अब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन है, मतलब वैलेंस शेल 1। अब एक इलेक्ट्रॉन मतलब इसकी वैलेंसी क्या होगी? तो वैलेंसी इज 1, वैलेंसी इज 1। 4 से कम तो जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन वही उसका वैलेंसी होगा, ठीक है। वैलेंसी, वैलेंसी पता कर रहे हैं, वैलेंसी, ठीक है, और वैलेंसी, ठीक है, आराम आराम से पता करेंगे, कोई गड़बड़ नहीं। हेलियम, हेलियम का क्या है कॉन्फ़िगरेशन? 2, अब यहां पर देख लो, दिमाग लगाओ। हेलियम में कितनी ऑर्बिट है? हेलियम में एक ही ऑर्बिट होगी। हेलियम का न्यूक्लियस देखो, ये 2 प्रोटॉन, एक ही ऑर्बिट, एक ही ऑर्बिट। के शेल, के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बैठ सकते हैं? 2। तो ऑलरेडी 2 है ना, ऑलरेडी 2 है, तो पूरी भरी हुई है। अब इसको बॉन्ड की जरूरत है क्या? नहीं। तो हेलियम बॉन्ड बनाएगा क्या? नहीं बनाएगा भाई। क्यों नहीं बनाएगा? बिकॉज हेलियम में एक ही ऑर्बिट है। पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन बैठ सकते हैं? के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बैठ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन बैठ सकते हैं, और ऑलरेडी इसके पास 2 है, तो इसकी वैलेंसी 2 नहीं होगी, 0 होगी। क्यों 0 होगी? बिकॉज ये बॉन्ड ही नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? बिकॉज हेलियम में एक ही शेल होती है, और पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बैठेंगे? 2 ही इलेक्ट्रॉन बैठेंगे, 2 ही इलेक्ट्रॉन बैठेंगे, इसलिए हेलियम की वैलेंसी कितनी होगी? 0। 2 होगी क्या? नहीं। समझ में आया? समझ में आया? तो लॉजिक लगाना है, दिमाग लगाना है। तो यहां पर क्या होगा? 2,1। अब इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। ये के शेल, ये यल शेल, ये 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 1। बिकॉज 4 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे वैलेंस शेल में, तो दैट इलेक्ट्रॉन इज नथिंग बट योर वैलेंसी। ये एक ही बॉन्ड बना सकता है। बेरिलियम 2,2, के शेल में कितने? 2, यल शेल में कितने? 2, तो ये कितने बॉन्ड बना सकता है? 2। तो इसकी वैलेंसी कितनी? 2। वैलेंस शेल में 4 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे, तो दैट इलेक्ट्रॉन इज नथिंग बट योर वैलेंसी। अब बोरॉन, बोरॉन 5, मतलब 2,3, तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। 4 से कम है ना, तो जितने इलेक्ट्रॉन उतनी वैलेंसी। कार्बन 2,4, ठीक है, 4 वाला बाउंड्री केस है, 4 बॉन्ड बना सकते हैं, इसकी वैलेंसी कितनी? 4। नाइट्रोजन 2,5, अब इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। तो जैसे ही 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए और कितने बॉन्ड बनाने पड़ेंगे? 3 बॉन्ड, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन, 5 और 3 8, तो इसकी वैलेंसी कितनी? 3। 5 होगी क्या? नहीं, 5 नहीं होगी। अगर 5 बॉन्ड बनेगा तो 5 और 5 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे ना, 10 रह सकते हैं क्या? नहीं। तो 5 और 3 8, ये होगी इसकी वैलेंसी। तो इसकी वैलेंसी कितनी है? 3। ऑक्सीजन 2,6, 8 को 2,6, अब ये 4 से ज्यादा है ना, तो 6 और 2 8, इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी? 2। फ्लोरीन 2,7, तो 7 और 1 8, इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी? 1। नियॉन 10 मतलब 2,8, अब इसको ऑलरेडी 8 है, बॉन्ड बनाने की जरूरत नहीं। दूसरी ऑर्बिट के यल ऑर्बिट कब स्टेबल हो जाती है? जब उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पूरी भर के नहीं। जैसे यहां पर के ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, फुल भर गए, इसकी वैलेंसी कितनी? 0। नियॉन में सेकंड ऑर्बिट है यल, के यल, वैलेंस ऑर्बिट कौन सी? यल ऑर्बिट। यल ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन बैठ सकते हैं? 8, तो ऑलरेडी 8 है, तो इसको और इलेक्ट्रॉन की जरूरत ही नहीं, तो बॉन्ड बनाएगा क्या? नहीं, तो इसकी वैलेंसी कितनी? 0। अब सोडियम, सोडियम क्या होगा? 2,8,1, 8 और 2 10 और 1 11, तो इसकी वैलेंसी कितनी आएगी? 1। क्यों 1? बिकॉज इसमें वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 है, तो एक ही बॉन्ड बना सकता है ना वो, तो इसलिए इसकी वैलेंसी 1। या फिर 4 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे वैलेंस शेल में, तो जितने इलेक्ट्रॉन उतनी वैलेंसी। अब मैग्नीशियम 2,8,2, 8 और 2 10 और 2 12, तो इसकी वैलेंसी कितनी? 2, बिकॉज 4 से कम है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज द वैलेंसी। एल्यूमिनियम 2,8,3, तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3, जितने इलेक्ट्रॉन उतनी ही वैलेंसी, अगर इलेक्ट्रॉन 4 से कम है तो वैलेंसी कितनी आएगी? 3। सिलिकॉन 14, 2,8,4, 8 और 2 10 और 4 14, तो 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब वैलेंसी कितनी आएगी? 4 आएगी। 4 या 4 से कम होंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज द वैलेंसी। ओके, फास्फोरस 2,8,5, अब 4 को क्रॉस कर दिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन ने। ओके, तो ये 5 बॉन्ड नहीं बना सकता, तो इसकी वैलेंसी 5 होगी क्या? नहीं। तो कितनी और 3 इलेक्ट्रॉन दे दो, 5 और 3 8, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 3। आई होप आपको अब समझ रहा है, ठीक है। अब सल्फर, सल्फर क्या होता है? 2,8,6, 2,8,6, 8 और 2 10 और 6 16, तो 16 प्रोटॉन 16 इलेक्ट्रॉन, 16 तो 17 18, 2 बॉन्ड बनाएगा, इसलिए इसकी वैलेंसी 2। 8 - 6 दैट इज 2। उसके बाद क्लोरीन 2,8,7, 2,8,7, तो और कितना बॉन्ड बनाएगा? 1 बॉन्ड बना देगा, 7 और 1 8, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 8। अब उसके बाद ऑर्गन, ऑर्गन क्या होता है? 2,8,8, तो वैलेंस शेल में ऑलरेडी कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। अब इसको बॉन्ड बनाने की जरूरत है क्या? नहीं, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 0। अब उसके बाद बढ़ते पोटेशियम, पोटेशियम का कॉन्फ़िगरेशन 2,8,8,1। अब ये आगे पता चलेगा, आप यहां पर सर ये तो इसकी कैपेसिटी के यल यम यन, तो के में 2, यल में 8, यन में 18 बैठ सकते हैं, तो 8 और 1 9 हो सकता है, तो ये थोड़ा सा हाइयर है, आपको बाद में पता चलेगा। यम में जैसे ही 8 आ गई, ये स्टेबल बन गया ना, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन बैठ सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन बैठ सकते हैं, तो 8 आती ही स्टेबल हो गया, वो 9वां इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 1। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 1। तो कैल्शियम 20 को 2,8,8,2, 2,8,8,2,
2, तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, तो इसकी वैलेंसी भी कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। अब इसके बाद एक नया टर्म सीखते हैं जिसका नाम है आइसोटोप्स। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है ये, और इस लेक्चर में हम और ये एक चीज भी पढ़ लेंगे इस पोर्शन में, मॉलिक्यूलर फार्मूला, कई इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला को स्ट्रक्चर के हिसाब से चेक करेंगे, लेकिन पहले आइसोटोप समझेंगे। आइसोटोप्स क्या बोल रहा है? द आइसोटोप्स मतलब द एटॉमिक नंबर इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट। फंडामेंटल प्रॉपर्टी, फंडामेंटल का मीनिंग होता है जो कभी नहीं बदलता, उसको क्या बोलते हैं? फंडामेंटल्स। ओके, तो आइसोटोप्स में सबसे पहला पॉइंट आपको समझना जरूरी है कि जो एटॉमिक नंबर होता है किसी भी एलिमेंट का, वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है जो कभी चेंज नहीं होती। मतलब कार्बन का एटॉमिक नंबर हमेशा 6 रहेगा, हमेशा 6 रहेगा। अब आप बोलोगे सर तो क्या मास नंबर चेंज हो सकता है? तो वही तो लॉजिक है ना। तो कार्बन के कुछ एलिमेंट का मास नंबर चेंज हो सकता है, और यहां से पैदा हुए आइसोटोप्स। क्या पैदा हुए? आइसोटोप्स। तो क्या चेंज नहीं हो सकता एलिमेंट का, और क्या चेंज हो सकता है? एटॉमिक नंबर कभी भी चेंज नहीं हो सकता, इसलिए उसको क्या बोल रहे हैं? फंडामेंटल प्रॉपर्टी। लेकिन मास नंबर चेंज हो सकता है। तो सम एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, कुछ एटम्स होते हैं सेम एलिमेंट के, जैसे एलिमेंट ले लेंगे, एलिमेंट कौन सा? कार्बन। तो कार्बन के 3 एटम ले लेंगे, तो कार्बन का एक एटम, अब कार्बन के तीनों एटम के एटॉमिक नंबर 6 रहेंगे। ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, कभी भी चेंज नहीं होती। लेकिन मास नंबर एक कार्बन का 12, एक कार्बन का 13, एक कार्बन का 14 ऐसे हो सकता है। तो ये जो हो गए ना 1 2 3, ये कार्बन एलिमेंट के ये 3 आइसोटोप्स हैं। क्या है? आइसोटोप्स है। तो आइसोटोप्स किसको बोलेंगे? आइसोटोप्स क्या होते हैं? ये एटम्स होते हैं सेम एलिमेंट के, एक ही एलिमेंट के। एलिमेंट कौन सा है? कार्बन। इसके 3 एटम हैं, कार्बन 6 12, 6 13, 6 14। तो इसमें सिमिलरिटी क्या है? इसका एटॉमिक नंबर सेम है, मतलब प्रोटॉन नंबर इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी। प्रोटॉन नंबर कभी चेंज नहीं होता। जैसे ही आपने प्रोटॉन को 6 से 7 कर दिया तो कार्बन से नाइट्रोजन बन जाएगा, ठीक है। तो सम एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर तो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, कभी चेंज नहीं होती, बट डिफरेंट मास नंबर। देख लो, इसका कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, लेकिन इसका मास नंबर 12, इसका 13 और इसका 14। तो फर्क क्या आया? देख लो। अब यहां पर मैं पहले प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और उसके बाद न्यूट्रॉन पता करते हैं। तो न्यूट्रॉन कैसे पता करोगे? न्यूट्रॉन के लिए आपको क्या करना होगा? आपको करना होगा A माइनस Z। समझते हो? A माइनस Z मतलब एटॉमिक मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर मतलब प्रोटॉन होगा, इसके प्रोटॉन कितने 6, इसके प्रोटॉन कितने 6, इसके प्रोटॉन कितने 6। जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन, जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन, जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहां पर 12 माइनस 6, न्यूट्रॉन कितने 6, यहां पर 13 माइनस 6 7, यहां पर 14 माइनस 6 8। तो इस कार्बन के आइसोटोप में 8 न्यूट्रॉन होंगे, इस कार्बन के आइसोटोप में 7 न्यूट्रॉन होंगे, इस कार्बन के आइसोटोप में 6 न्यूट्रॉन होंगे। तो फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्या होती है? प्रोटॉन कभी भी चेंज नहीं होते। तो ऐसे बोला जाएगा कि ये कार्बन 6 12, 6 13 और 6 14 क्या है? कार्बन के आइसोटोप्स है। तो बेसिकली आइसोटोप्स क्या होते हैं? सम एटम ऑफ सेम एलिमेंट, एक ही एलिमेंट के अलग अलग एटम जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होगा लेकिन मास नंबर अलग अलग होगा, तो ऐसो को क्या बोलेंगे हम? आइसोटोप्स। दे आर कॉल्ड एज आइसोटोप्स। सर और एग्जांपल दे सकते हो? बिल्कुल दे सकता हूं। देखो और एग्जांपल समझते हैं। जैसे हाइड्रोजन, एलिमेंट कौन सा लेंगे? हाइड्रोजन। सपोज एलिमेंट कौन सा लिया हमने? कौन सा? हाइड्रोजन। कौन सा? हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन कहीं पर भी चले जाओ, इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा? 1 होगा, ठीक है। तो इसके भी 3 आइसोटोप्स होते हैं, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। इसका एटॉमिक नंबर 1 1 1, कभी चेंज नहीं होता है ये। लेकिन इसका मास नंबर में भी चेंज, इसका मास नंबर 1, इसका 2, इसका 3। तो इसको बोलेंगे प्रोटॉन। इसको क्या बोलते हैं? प्रोटॉन या हाइड्रोजन। इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम। क्या बोलते हैं? ड्यूटेरियम। और इसको बोलते हैं ट्रिटियम। क्या बोलते हैं? ट्रिटियम। ये 2 है ना ड्यूटेरियम, एक है प्रोटॉन या हाइड्रोजन, और ये 3 है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? ट्रिटियम। अब इसके प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर हम कंपेयर करेंगे, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। अब आराम से समझो, ये जो प्रोटॉन है इसमें एक प्रोटॉन होगा, इसमें भी एक प्रोटॉन होगा, इसमें भी एक प्रोटॉन होगा, एटॉमिक नंबर 1। जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन, जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन, जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन। लेकिन फर्क होगा न्यूट्रॉन नंबर में। न्यूट्रॉन नंबर कैसे डिटरमाइन करते हैं? A माइनस Z, मतलब मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर से क्या मिलता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो यहां पर न्यूट्रॉन कितने? 1 माइनस 1 0। तो हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं भी हो सकता है, या हो भी सकता है। 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 1 2,
तो इस हाइड्रोजन के आइसोटोप में 2 न्यूट्रॉन है, इसमें 1 है और इसमें बिल्कुल न्यूट्रॉन नहीं है। तो हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप्स हुए? 3, प्रोटॉन, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। तो फर्क क्या है? एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर अलग अलग, और एटम एक ही एलिमेंट के होते हैं, तो ऐसे को बोला जाता है आइसोटोप्स। तो आइसोटोप्स का डेफिनेशन क्या होता है? द सम एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, एक ही एलिमेंट के अलग अलग एटम, एक ही एलिमेंट के अलग अलग एटम जिसका एटॉमिक नंबर तो सेम होगा, बिकॉज एटॉमिक नंबर फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, कभी चेंज नहीं होगी, लेकिन मास नंबर अलग अलग होता है, तो दे आर कॉल्ड एज आइसोटोप्स। तो इनको क्या बोलेंगे? आइसोटोप्स। अब क्लोरीन, सपोज आपने क्लोरीन ले लिया, क्लोरीन, क्लोरीन, ओके, तो क्लोरीन, तो एलिमेंट कौन सा लिया आपने? क्लोरीन लिया। एलिमेंट कौन सा लिया? क्लोरीन लिया। अब इसके 2 एटम ले लिया हमने, ओके, 2 एटम ले लिए, एक क्लोरीन एक क्लोरीन, तो दोनों का एटॉमिक नंबर 17 ही होगा, एटॉमिक नंबर 17 ही होगा, लेकिन एक का होता है 35 और एक का होता है 37, क्या? एटॉमिक मास नंबर। तो अगर आप इसको बोलोगे तो ये क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स है, इसमें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन अगर पता करोगे तो इसमें प्रोटॉन कितने? 17, इसमें भी कितने? 17, ये कभी चेंज नहीं होगा, जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन। अब बचे क्या? न्यूट्रॉन, तो 35 माइनस 17, 17 दूनी 34, तो इसमें 18 न्यूट्रॉन है, और इसमें 37 माइनस 17 मतलब इसमें 20 न्यूट्रॉन है। तो न्यूट्रॉन का नंबर चेंज हो जाने से मास नंबर चेंज हो जाता है। तो ऐसे एलिमेंट को, ऐसे एटम को, एलिमेंट के ऐसे एटम को हम क्या बोलेंगे? आइसोटोप्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आइसोटोप्स। तो आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट having same atomic number but different mass number, they are called as isotopes। तो उनको क्या बोलेंगे? आइसोटोप्स। तो आइसोटोप्स के यूजेस क्या क्या होते हैं फटाफट देख लेंगे। आइसोटोप्स के यूजेस देख लो। आइसोटोप्स ऑफ सम एलिमेंट आर रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव एक चीज याद रखो, इसके लिए आप हमारे एनिमेटेड वीडियो देख सकते हो, द हिंस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन पे फेसबुक पेज है हमारा, जरूर लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना प्लीज प्लीज, क्योंकि उस पे हमने बहुत एनिमेटेड वीडियोस अपलोड किए हैं। तो आइसोटोप्स आर द रेडियो एक्टिव एलिमेंट। रेडियो एक्टिविटी आते ही याद रखना, कुछ न्यूक्लियस ब्रेक हो जाते हैं और ब्रेक होने के बाद उनमें से 3 तरह के रेडिएशन बाहर निकलेंगे, एक को बोलते हैं अल्फा, एक को बोलते हैं बीटा, एक को बोलते हैं गामा। 3 तरह की एनर्जी बाहर पड़ती है। अल्फा होते हैं पॉजिटिव, बीटा होते हैं निगेटिव, और गामा पे कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होते हैं। तो कुछ एटम के न्यूक्लियस ब्रेक हो गए, उसमें से एनर्जी रिलीज होती है, और एनर्जी कितने रेज के फॉर्म में रिलीज होती है? 3। कौन कौन से? अल्फा, बीटा एंड गामा। अल्फा, बीटा एंड गामा। तो रेडियो एक्टिविटी मतलब याद रखना कि एटम का न्यूक्लियस ब्रेक होना, न्यूक्लियस फूट जाना, और फूटने के बाद उसमें से अल्फा, बीटा और गामा रेडिएशंस, गामा एनर्जी बाहर पड़ना, उसको बोलते हैं रेडियो एक्टिव। तो कुछ आइसोटोप्स, कुछ एलिमेंट के आइसोटोप क्या होते हैं? रेडियो एक्टिव, और उनका यूज होता है किसमें? अलग अलग तरह की इंडस्ट्री में यूज होता है, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, एग्रीकल्चर खेती में इनका यूज होता है, मेडिसिन दवा बनाने के लिए इनका यूज होता है, या रिसर्च के लिए भी इनका यूज हो जाता है। कैसे कैसे यूज होता है देखो, यूरेनियम 92 235, ये 235 क्या है? इसका मास नंबर है, एटॉमिक मास नंबर है। यूरेनियम 92 235, इसका न्यूक्लियर फिशन करते हैं। न्यूक्लियर फिशन मतलब इसका ब्रेक करते हैं, आगे पढ़ेंगे हम न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है? जिसमें न्यूक्लियस की एनर्जी यूज करके करंट, इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रिक करंट जनरेट किया जाता है, उसको न्यूक्लियर रिएक्टर बोलते हैं, ठीक है ना। तो यूरेनियम 92 235 का न्यूक्लियस ब्रेक करके उसमें से बहुत सारी एनर्जी बाहर निकलेगी, और उस एनर्जी का यूज करके हम क्या बनाते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। तो यूरेनियम 92 235 मतलब 235 इसका क्या है? मास नंबर है। ये न्यूक्लियर फिशन किया जाता है इसका, और इससे क्या की जाती है? बहुत सारी एनर्जी कन्वर्ट की जाती है इलेक्ट्रिसिटी में। कोबाल्ट 60 का यूज ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए बोला था ना, मेडिसिन के लिए। तो कौन सी मेडिसिन? कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60 क्या है? इसका मास नंबर है। तो कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए इसका यूज होगा। आयोडीन 131, एक ग्लैंड होती है गले में, इसको बोलते हैं थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड का एक डिसीज होता है जिसको बोलते हैं गॉइटर, जिससे ये सूज जाता है। तो गॉइटर के ट्रीटमेंट के लिए आयोडीन 131 यूज किया जाता है। तो आयोडीन 131 इज मास नंबर। तो ट्रीटमेंट ऑफ गॉइटर, गॉइटर क्या है? डिसीज ऑफ थायराइड ग्लैंड। गले में एक ग्लैंड होती है जिसको थायराइड ग्लैंड बोलते हैं, जिसका रोग होता है, डिसीज मतलब रोग, उसको गॉइटर बोलते हैं। तो गॉइटर के ट्रीटमेंट के लिए आयोडीन 131 यूज होता है। अब सोडियम, सोडियम हमें पता है सोडियम क्या है? सोडियम 1123 होता है। अब ये क्या बोल रहा है? सोडियम 1124। तो इसका ये आइसोटोप हो गया ना, दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर अलग अलग है। तो ये सोडियम 24 का यूज कहां पर होगा? अंडरग्राउंड जो पाइप होते हैं ना, अंडरग्राउंड, अब उसमें क्रैक आ गया तो आप उसको खोद के तो नहीं दे सकते, पूरी पाइपलाइन उखाड़ के तो नहीं दे सकते, तो उसकी एक प्रोसेस होती है, उसको पकड़ने की जरूरत नहीं, हमें सिर्फ याद रखना है सोडियम 24 उसका मास नंबर होता है। इसका यूज किया जाता है अंडरग्राउंड पाइप जो जमीन के अंदर गड़े हुए हैं, फिर भी इनका हम क्या कर सकते हैं? उसके अंदर के क्रैक, लीकेज वगैरह डिटरमाइन कर सकते हैं। फूड प्रिजर्वेशन फ्रॉम
फ्रॉम माइक्रोब। अब देखो कोई भी अनाज क्यों खराब होता है, बिकॉज उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जनरेट होते हैं। जैसे आलू कितने भी दिन खराब नहीं होते, क्यों खराब नहीं होते, बिकॉज आलू पे क्या किया जाता है, गामा रेज डाले जाते हैं, आलू पे पैक करके अंदर गामा रेज डाले जाते हैं और गामा रेज से अंदर के माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाएंगे। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मरने से आलू ज्यादा दिन तक खराब नहीं होते। ऐसे ही जो एप्पल होते हैं, जो वो जल्दी क्यों नहीं सड़ते, बिकॉज जब हिमाचल प्रदेश से एप्पल को लाते हैं उस पर गामा रेज डाला जाता है। या फिर मिल्क, पैक्ड मिल्क कितने भी दिन खराब नहीं होता, क्यों खराब नहीं होता, उसके पैकेट पे गामा रेज डाले जाते हैं, उसके अंदर के माइक्रोब्स मर जाते हैं। इसलिए प्रिजर्वेशन मतलब साठवने, उसको ज्यादा दिन तक बचा के रखना, फूड प्रिजर्वेशन के लिए गामा रेज जो कि रेडियो एक्टिविटी से, जो कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट मतलब आइसोटोप से यूज किए जाते हैं। कार्बन 14 इज यूज्ड इन द कार्बन डेटिंग मेथड। कार्बन डेटिंग मेथड मैं जब 12th में था तब हमारे सिलेबस में थी 8 मार्क के लिए। तो कार्बन डेटिंग मेथड से हम क्या कर सकते हैं, किसी ओल्ड चीज मतलब कोई हड्डी मिली, जमीन खोदते खोदते एक हड्डी मिली है, बड़ी हड्डी, तो उसकी एज हम डिटरमाइन कर सकते हैं। एक मेथड है, बहुत स्पेशल मेथड है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, वो चीज कितनी पुरानी है, 1000 साल पुरानी है, 5000 साल पुरानी है। एक मेथड होती है जिसमें C14 आइसोटोप यूज होता है। तो उससे हम क्या करते हैं, कार्बन डेटिंग में यूज करते हैं। कार्बन डेटिंग मतलब जो ओल्ड आर्टिकल होते हैं, मतलब किसी जगह कुछ खुदाई चालू है, एक मूर्ति मिल गई, अब ये मूर्ति कितने साल पुरानी है, अब किसको पता, ठीक है ना। तो ये मूर्ति कितने साल पुरानी है, इसके लिए एक मेथड डेवलप की गई जिसको बोलते हैं कार्बन डेटिंग मेथड, एंड दैट कार्बन डेटिंग मेथड यूज आइसोटोप C14। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग आर्टिकल का एज पता कर सकते हैं, ठीक है। क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन के लिए विजिट करें हमारे यूट्यूब चैनल्स कोटा पैटर्न साइंस वाला, ऑफ फिजिक्स, फेसबुक पेज द हिंद ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। Do not forget to like, subscribe and share our channels Kota Pattern Science Wala and of Physics, and also the Facebook page The Hind Group of Institution. Thank you.